बाहर है वो डेस्कटॉप पे। आउट डालो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज फिर एक बड़े इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए लुक के साथ। माई सेल्फ अंकित जैन एपीजे सर, और हम इस डीआरसी सीरीज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन आज लेने वाले हैं। इस सेशन के अंदर हम सेंटर ऑफ मास वाला जो बचा हुआ पोर्शन उसको कंप्लीट करेंगे, कोलिजन का जो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। एंड लगभग लगभग एक क्वेश्चन मैं मान सकता हूं कि इससे जेई मेन और नीट दोनों में ही आने की प्रोबेबिलिटी है, और नीट तो पक्का आने की प्रोबेबिलिटी है, और वो 100% सही होने वाला है, ये मैं आपको आज गारंटी कर सकता हूं। राइट, सो गाइज, हम इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। इस सेशन के वो सारे स्टूडेंट, अगेन बता दूं कौन कौन देख सकते हैं, वो सारे स्टूडेंट जो 11th पढ़ चुके हैं लेकिन उनको 11th उतनी अच्छे से नहीं आती है, वो भी अटेंड कर सकते हैं। वो सारे स्टूडेंट जो जेई मेन 2024 देने वाले हैं वो भी अटेंड कर सकते हैं। वो सारे स्टूडेंट जो नीट 2024 टारगेट कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। भले ही आपने बोर्ड लेवल की तैयारी करी हो तब भी आप इसको देख सकते हैं। इस सेशन के अंदर हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेते हुए चलेंगे, एंड उस पर बेस्ड जेई मेन और नीट में आए हुए पीवाईक्यूज देखेंगे, और वो कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रोबेबली आने के चांसेस हैं। ठीक है गाइज, आज इस सेशन के साथ साथ एक और बार बार हम एक चीज बता रहे, एक नया हम आप लोगों के लिए इनिशिएटिव लेकर के आए हैं। जैसे कि ये बोला, अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो एक अच्छे मेंटर की बहुत जरूरत होती है। एक अच्छा मेंटर आपकी परफॉर्मेंस को फाइन ट्यून करके उसको बहुत मल्टीफोल्ड कर सकता है। उसी सीरीज में हम जैसे कि कोटा मेंटर से एक नया आप लोगों के लिए कोर्स लेकर के आ रहे हैं जिसको हम चाणक्य नीति कह रहे हैं। अगर आप इस स्क्रीन पे देखेंगे तो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है 29 29 29। ये 29 29 29 क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये 29 29 29 क्या है? तो इस 29 29 29 का मतलब है 29 डेज का ये कोर्स चलेगा। 29 चैप्टर्स लगभग हम इसमें मेजॉरिटी हमने डिवाइड किए हैं, उनको कंप्लीट करेंगे, और ये सिर्फ 29 रुपीज का है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या क्या होने वाला है? तो इसके अंदर हम नूब से प्रो लेवल तक आपको ले जाएंगे, जिसके अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लेकर के चलेंगे। जैसा कि हमारा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, देखने को मिलता है कि सर थ्योरी पार्ट तो आता है लेकिन न्यूमेरिकल करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उस न्यूमेरिकल पोर्शन को करने के लिए हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोर्स लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको नूब से प्रो लेवल तक प्रॉब्लम सॉल्विंग में लेके जाएंगे। एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन से शुरू करते हुए प्रो लेवल तक के क्वेश्चंस को करने में आपको कंफर्टेबल बनाएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर बाय चैप्टर। वो भी अलाइंड होंगे जे और नीट के वेटेज के हिसाब से, स्पेशली नीट के वेटेज के हिसाब से। ठीक है, कि नीट में जो ज्यादा टॉपिक्स वेटेज वाले हैं उनको हम पहले लेंगे, और ऐसे हम सीक्वेंस फॉलो करते रहेंगे। इसका पूरा शेड्यूल और एक डिटेल्ड वीडियो आपको आपके इस चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, कोटा मेंटर्स के चैनल पे जाना है, वहां पर एक ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन करना है, और आप हमारे इस ग्रुप के हिस्सा बन सकते हैं, जिसके अंदर एक स्पेशल मेंटरशिप दी जाएगी, और आपको नूब से प्रो लेवल तक ले जाया जाएगा, और आपको एक्सपर्ट बनाया जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और हम इतना इंश्योर कर सकते हैं कि अगर आप 80-90 मार्क्स के ब्रैकेट में फंसे हुए हैं, स्पेशली फिजिक्स के अंदर, तो उसको हम शूट करते हुए 140 से 150 की रेंज तक ले जाने की कोशिश करेंगे। कि ज्यादातर नीट वाले स्टूडेंट्स का जो बॉटलनेक होता है, जो प्रॉब्लम एरिया होता है, वो पहली बात तो फिजिक्स होता है। फिजिक्स में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत ज्यादा फोकस होने वाला है। सलमान, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले भी मैं आपको याद करना सिखा दूंगा, बट वो हम नेक्स्ट वीक में लेने वाले हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कोलिजन आज लेंगे, नेक्स्ट वीक के अंदर एक सेशन लेंगे जिसके अंदर रोटेशनल एक पार्ट होगा। जैसे कि बोला, एक यूनिट 12th का, एक यूनिट 11th का, हर वीक पिक करेंगे, और साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है गाइस, चलिए तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। आज के सेशन को अगर आप देखोगे तो आज के सेशन को
भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले हमने जैसे कि सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन लास्ट सेशन में किया था, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तक हम पहुंच चुके थे। उसके आगे का पोर्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उन सभी लोगों को जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जुड़ने वाले हैं, अगेन मेरा नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय श्री श्याम, सलाम वालेकुम, और जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो उसको मेरी तरफ से साधुवाद। ठोक। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में सबसे पहली चीज जिस पे हम फोकस करेंगे वो है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। गाइस ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में नहीं पूरी फिजिक्स में अगर आप देखेंगे तो उसको हम बार बार अलग 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 जगह अलग अलग फॉर्म में यूज करते रहते हैं। क्या चीज है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन? जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि कब कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो हम बोलते हैं जब भी सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स का सम 0 होगा, तो हम बोल सकते हैं सिस्टम के मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज जो है वो 0 होगा, विच मींस सिस्टम का जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना सिस्टम का फाइनल मोमेंटम होगा। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कुछ भी बोलिए, बात एक ही है। कब होगा? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स का सम 0 होगा। वो कब होगा? ठीक है, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से फोर्सेस इंटरनल है, कौन से फोर्सेस एक्सटर्नल है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल्स देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल जेई के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। देखिए फिजिक्स तो सेम ही है। ठीक है, फिजिक्स भेदभाव नहीं करती है कि मैं नीट की हूं कि मैं जेई की हूं, फिजिक्स दोनों के लिए सेम है। कंसेप्चुअली दोनों के लिए चीज सेम है, बस जो इंजीनियरिंग साइड वाली चीजें हैं उसमें थोड़ी सी मैथ्स ज्यादा हो जाती है, कंसेप्ट सेम रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हेलो यासिर, हेलो सलमान, हेलो पारुल, हेलो जेस्ट, हेलो ईशान, सबको और जो भी है हमारे साथ जुड़े हुए सबको नमस्कार वापस से। ठीक है, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करते वक्त भैया पिक्चर की तरह नहीं देखना है, एक पेन एक कॉपी साथ रखिए, एक अपराइट पोजीशन में सीधे बैठ जाइए, टेबल चेयर लेकर के बैठ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और साथ साथ चीजों को करते रहिए, मूवी की तरह नहीं देखना है, एक पिक्चर और देख डाली 1.5 घंटे की, एक टीवी सीरीज और देख डाली, नहीं भाई, तो एकदम सीरियस होकर के पढ़ना है। ठीक है, बोरिंग होगा क्या सर? सीरियस का मतलब बोरिंग नहीं होता है दोस्त। ठीक है, बड़ा इंटरटेनिंग सेशन होगा, बड़े चैलेंजिंग सेशन होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एंड अपने आप को आज एक लेवल अप करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं राइट अवे क्वेश्चन से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मेन 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है इस तरह का। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्या दे रखा है आपको? व्हाट हैज बीन गिवन? A nucleus disintegrates into two nuclear parts. एक न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट कर रहा है, टूट रहा है। किस तरह से टूट रहा है? हम बोल रहे हैं इस तरह से टूट रहा है सर, such a way that ratio of their nuclear sizes is 1:2 की पावर 1/3। तो ये दो पार्ट में टूट गया है सर, एक छोटा पार्ट एक बड़ा पार्ट, और इनके मासेस के रेशियो जो है वो 1:m2। अगर मैं देख 2 की पावर 1 बराबर है रिस्पेक्ट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू क्या होगी ये हमसे जानना चाहता है। ऑलराइट, क्या करना है, क्या होगी एन में, क्या है इसमें क्या दिक्कत है भाई? देखिए समझिए, सिंपल सी बात है। यहाँ पर जो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन हुआ है, आई होप ऑडियो क्लियर है सबको, किसी को कोई इशू नहीं है? अगर क्लियर इशू तो बता दीजिए। थोड़ा वॉइस क्रैक हो रहा है। अभी चेक कीजिए, अभी क्लैरिटी का वॉइस में।
को भी कोई इशू फेस हो रहा है अगर ऑडियो में तो एक बार चैट में बताइए। मेरे हिसाब से अब इशू नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी आ जानी चाहिए। आर वी गुड ऑन दिस और नॉट? वॉइस क्रैक हो रहा है? अभी देखिए, अभी क्लैरिटी है? अब नहीं होना चाहिए वॉइस क्रैक। चलिए पढ़ के देखते हैं, देखिए कुछ वॉइस क्रैक होगा तो फिर बता दीजिएगा, है ना? बने रहिए साथ। तो क्या कह रखा है कि यहाँ पर जब ये न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है दो न्यूक्लियर पार्ट्स के अंदर, in such a way that ratio of nuclear sizes are in ratio 1:2 की पावर 1/3। तो देखिए इसमें सबसे पहली बात क्या समझने वाली है कि जब ये न्यूक्लियस ब्रेक हुआ तो इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इस न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में देयर इज नो एक्सटर्नल इंपैक्ट, मतलब यहां पर जो भी हुआ वो किसी इंटरनल प्रोसेस के कारण हुआ। अनस्टेबल न्यूक्लियस दो स्टेबल न्यूक्लियर में ब्रेक होने की कोशिश कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं इस सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या होगा कि सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, मतलब सिस्टम का जितना इनिशियल मोमेंटम है, मान लेते हैं इनिशियली तो न्यूक्लियस जो था वो रेस्ट पे था, दिस शुड बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ठीक है, तो अगर हम m1 और v1 तो हम यहां से बोल सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया, m1v1 शुड बी इक्वल टू m2v2 इन मैग्नीट्यूड। m1v1 जो है वो m2v2 के बराबर होना चाहिए। अब m1 मतलब यहां से क्या आ गया, m1 बाय m2 जो है वो v2 बाय v1 के बराबर होना चाहिए। अगर यहां से देखें तो m1 बाय m2 का जो रेशियो है 1/2 की पावर 1/3 हो गया। तो m1 बाय m2 का रेशियो 1/2 की पावर 1/3 अगर यहां पुट करते तो बन गया 1/2 की पावर 1/3। ये रेशियो होना चाहिए v2 बाय v1 का। मतलब हम बोल सकते हैं यहां से जो v1 बाय v2 होगा वो 2 की पावर 1/3/1 होगा। मेरे ख्याल में यहां पर आपको n की पावर 1/3 पूछना चाहिए। अगर n की पावर 1/3 पूछेंगे तो उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर n की पावर 1/3 पूछेंगे तो उसकी वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी, हेंस आंसर 2 हो जाएगा। वरना क्योंकि ऐसे ऑप्शंस तो अलाउ होते नहीं है, बट अगर v1 बाई v2 देखें तो हम ये आंसर पुट इन कर देंगे। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर वैसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो आप देखो सिमिलर क्वेश्चन पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जेईई मेन 2023 11 अप्रैल, जेईई मेन 2023 25 जनवरी, शिफ्ट 2। मतलब सेकेंड अटेम्प्ट में भी पूछा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सेम सिमिलर क्वेश्चन पूछा है। करके देखिए इसको, क्या दे रखा है, करके देखिए क्या दे रखा है। A nucleus disintegrates into two smaller parts। अगेन वापस से एक न्यूक्लियस दो स्मॉलर पार्ट में डिसइंटीग्रेट हो रहा है, सच दैट देयर वेलोसिटीज आर इन द रेशियो। अभी वेलोसिटी का रेशियो दे दिया, ठीक है, कि अगर ये v1 से जा रहा है, लेट सपोज इस तरफ, ये v2 से जा रहा है उस तरफ, तो ये बोल रहा है कि v1 बाई v2 का रेशियो दे रखा है 3:2। तो v1 बाई v2 इज बेसिकली 3/2। तो अगर v1 बाई v2 3/2 है तो ये बोल रहा है रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर साइजेस विल बी। अब देखिए इसने क्या किया है, इसने सेंटर ऑफ मास में एटम एंड न्यूक्लियर के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर दिया। इसने एटॉमिक साइज की, न्यूक्लियर साइज की बात कर ली अपन से कि न्यूक्लियर साइज का रेशियो क्या होने वाला है। तो देखिए न्यूक्लियर साइज का रेशियो भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर साइज का रेशियो भी बता देंगे, क्या दिक्कत है। न्यूक्लियर साइज का रेशियो क्या हो जाएगा, तो न्यूक्लियर साइज का रेशियो निकालने के लिए पहले क्या करिए, इनके न्यूक्लियर मासेस का रेशियो ले लीजिए। इफ दिस इज m1 दिस इज m2, तो इक्वेशन क्या बनेगी, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। तो यहां से m1 बाय m2 जो है v2 बाय v1 आ जाएगा। v2 बाय v1 अगर अपन देखें तो 3:2 मतलब 2/3 हो गया। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि दोनों के मासेस का जो रेशियो है वो वेलोसिटी के इनवर्स रेशियो मतलब 2:3 के रेशियो में आ गया। अब ये बात करा इनकी साइज की, साइज मतलब एक तरह से रेडियस की बात कर रहा होगा। इफ आई से इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है,
ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि जो मास होगा वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। ठीक है, मास जो होगा वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। तो अगर मैं यहां से अगर मैं इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, ठीक है, मुझे पता है कि न्यूक्लियर साइजेस के अंदर अगर मैं वॉल्यूम की का कंपेयर करना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि जो न्यूक्लियर रेडियस का रेशियो होगा, भाई डेंसिटी तो सेम ही होती है, 10⁻18 kg पर मीटर क्यूब के आसपास होती है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने एटम एंड न्यूक्लियर वाले सेशन में इसको डिस्कस भी किया है। अगर आपने वो सेशन अटेंड नहीं किया तो प्लीज उसको देखिएगा, आपको ये वाला सारी कंसेप्ट वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि m1/m2 का रेशियो आप देख रहे हो तो वो 2/3 आएगा, तो ये रेशियो v1/v2 का हो जाएगा। और जो अगर ये v1/v2 का रेशियो होगा तो वॉल्यूम जो होगा वो तो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम जो होता है वो तो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो मतलब यहां से बोल सकते हैं कि r1/r2 का जो क्यूब होगा वो 2/3 होगा। मतलब r1/r2 जो होगा वो 2/3 की पावर 1/3 होगा। कंपेयर कर दीजिए फटाफट इसको, इससे कंपेयर कर दीजिए फटाफट x/3 से। तो x/3 से जैसे कंपेयर करोगे आपको x की वैल्यू क्या नजर आ रही है? तो सर कंपेयर करने पे तो ये x मुझे 2 नजर आ रहा है, तो इसका आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है सबको? ठीक है, देख लीजिए फटाफट। ये सलमान 2 होगा, वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, 2 ही है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देख सकते हैं सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछता है जेई। एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो जेई बड़ा और नीट बड़ा फेमसली पूछता रहता है, जैसे कि ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है। नीट 2022 फेज 1 का क्वेश्चन है। शेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली। एक शेल है इसका मास m है और ये रेस्ट पे है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है। इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स। वही न्यूक्लियस वाली बात, ये 3 टुकड़ों में टूट गई। इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स हैविंग मासेस इन द रेशियो 2:2:1। अब यहां पर जो पहली चीज है जो चैलेंजिंग होती है, लोग रेशियो में गलत डिवाइड कर लेते हैं। तो 2:2:1 मतलब आपको मास के टोटल 5 हिस्से करने हैं। ऐड कर दीजिए, अगर आपको रेशियो नहीं आता है ठीक से तो ऐड कर दीजिए। तो एक हो जाएगा 1/5, पहले को दे दीजिए, मतलब पहले का मास हो गया 2m/5, दूसरे का मास हो गया 2m/5 और तीसरे का मास हो गया m/5। इस तरह से 3 रेशो में ये फ्रेगमेंट्स में बढ़ गया। 2m/5, 2m/5 और तीसरा m/5। ठीक है, ये 3 फ्रेगमेंट्स में बढ़ गया है। अभी क्या बोला? इफ द फ्रेगमेंट्स हैव इक्वल मास फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कि वो फ्रेगमेंट जिनके मासेस सेम है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उड़ गए। मतलब ये 2m/5 अगर इस तरफ गया तो ये ऊपर चला गया विद स्पीड v। ये इधर गया v से, ये इधर गया v से। ठीक है, कि ये जो 2m/5 वाला हिस्सा है बेसिकली क्या हुआ है, ये 3 फ्रेगमेंट्स में बढ़ गया है। 2m/5, 2m/5 और m/5। तो ये 2m/5 वाला जो हिस्सा है इधर चला गया v से। ये जो 2m/5 वाला हिस्सा है ये इधर चला गया v से। तो तीसरा ये जो बेचारा पोर्शन बचा m/5 वाला, ये जानना चाहता है कि ये तीसरा लाइटर फ्रेगमेंट जो है ये कितनी स्पीड से मूव करेगा और किधर मूव करेगा। तो कितनी सिंपल सी बात है, मोमेंटम कंजर्व करना है। ठीक है, इस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो ये लिख देंगे 2m/5
इंटू वी शुड बी इक्वल टू एम इंटू वी वन। मान लेते हैं वी वन स्पीड से इधर जा रहा है, क्योंकि इनिशियली इस डायरेक्शन में मोमेंट आ गई 2v/5। ऐसे ही ये v से इधर जा रहा है, सिमिलर इक्वेशन इधर इसके लिए बन जाएगी, तो ये भी v1 ही आ जाएगा 2v/5। और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जब रिजल्टेंट लिखूंगा तो मैं बोल सकता हूं वो इस तरफ आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √2 टाइम्स ऑफ v1। मतलब जो थर्ड फ्रेगमेंट है इसकी स्पीड अगर v डैश कह रहे हैं तो ये √2 टाइम्स ऑफ 2v/5, मतलब 2√2v/5 के बराबर बन जाएगी 2√2v/5। अच्छा ध्यान दीजिए, यहां पर एक जल्दीबाजी में गलती कर दी, m नहीं भैया, m/5 आएगा। m/5 मतलब यहाँ पे 2v आएगा, 2v मतलब ये गड़बड़ लिख दिया है। यहाँ पे √2 टाइम्स ऑफ 2v आएगा, मतलब ये 2√2 इंटू v आएगा। ध्यान दीजिए, सावधानी हटी, दुर्घटना घट सकती है, बच के चलना है, बच के चलना है। बी नहीं भाई, सी ऑप्शन आ जाएगा। बी नहीं भाई, सी ऑप्शन आ जाएगा। चेक कीजिए आपका सी ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आर यू एबल टू गेट द ऑप्शन सी और नॉट? ये ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया ये क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और नेक्स्ट तरह के सवाल जो आते हैं वो कुछ इस तरह के आते हैं। एक कॉन्सेप्ट है मजल वेलोसिटी का, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो। अ पर्सन होल्डिंग अ राइफल, मास ऑफ पर्सन राइफल टुगेदर इज 100 kg, stands on a smooth surface and fires 10 shots horizontally। ये आदमी एक स्मूथ सरफेस पे खड़ा है, एक राइफल पकड़े हुए, राइफल पकड़े हुए आदमी खड़ा है, और ये क्या कर रहा है? इसने 10 शॉट्स फायर किए हैं ऐसे। ठीक है, लेट्स सपोज इसने 10 शॉट्स फायर किए इन 5 सेकेंड। ईच बुलेट हैज अ मास ऑफ 10 ग्राम with a muzzle velocity of 800 meter per second. Final velocity acquired by the person and the average force exerted on the person is। कितना इसका फाइनल स्पीड होगा एंड कितना फोर्स इस पर एग्जर्ट हुआ होगा। राहुल, नेक्स्ट इस लेक्चर के बाद आप हमारा प्रीवियस वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसके अंदर हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में सारी बातचीत की हुई है। ठीक है बड़ी, सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट होता है जहां हम सारे मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। आज के लेक्चर में हम उसको यूज कैसे करते हैं इस पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन, इस पर फोकस कीजिए। आइए, तो यहां पर क्या होगा, जब इसने फायर किया तो कितने ग्राम की बुलेट है? 10। कितनी बुलेट फायर करी है? 10। केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000। हर किसी को कितनी स्पीड दी है? 800। ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं इतना मोमेंटम बुलेट्स को मिला। वैसे तो मजल वेलोसिटी गन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होती है, बट क्योंकि बुलेट का मास बहुत कम है इसलिए ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि बेसिकली ये बुलेट आगे जा रही है तो इस मैन पर प्लस राइफल सिस्टम पे पीछे फोर्स लगेगा, और ये किसी v0 स्पीड से पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करेगा, जिसकी वैल्यू होनी चाहिए इसका मास विच इज 10 इंटू इसकी वेलोसिटी v0। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने पर v0 की वैल्यू आप देखेंगे, सो v0 विल कम आउट टू बी, एक मिनट चेक कर लीजिए। मैन का मास प्लस गन का मास 10 नहीं 100 है। ऑप्शन मैच नहीं करे ना कभी भी, तो चेक किया कर लीजिए डेटा गलत तो नहीं पुट कर दिया है। तो v0 का वैल्यू 0.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में पर्सन जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, गन प्लस मैन सिस्टम, तो इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.8 वाला ऑप्शन, जो कि बी ही है। आपको फोर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, बट अगर आप फिर भी फोर्स निकालना चाहो तो फोर्स भी चेक कर सकते हो। फोर्स क्या होगा? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। कितना मोमेंटम में चेंज हुआ? मास इंटू वेलोसिटी,
0.8 कितनी देर में हुआ, डिवाइड बाय 5 सेकेंड्स। सॉल्व कर लीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से एवरेज फोर्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि इस पर्सन पर लगा होगा या पर्सन प्लस राइफल सिस्टम पे लगा होगा, ये बोलना ठीक है, ना कि पर्सन। ठीक है जी। और देखिए, और क्वेश्चन देखिए। नीट 2023-13 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके देखिए, देखिए आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं क्या। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन के अंदर व्हाट हैज बीन गिवन, व्हाट हैज बीन गिवन, आपको दे रखा है कि एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स। फिर देखिए वही लैंग्वेज। ठीक है, तो सिमिलर कॉन्सेप्ट पर जेई और नीट कितने क्वेश्चंस पूछता है, आपको जेई में भी दिखे हैं, नीट में भी दिख रहा है इस पे क्वेश्चन। इनटू 3 पार्ट्स इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 ऑफ देम गो ऑफ at right angles to each other. The third part of mass 1 kg moves with the speed of 12 and the second part of mass 2 kg moves with 8. The third part flies off with 4, then its mass is. क्या दे रखा है, दो जो है, पहला पार्ट जो है इसका मास 1 kg है, ये 12 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। दूसरा जो पार्ट है इसका मास 2 kg है, ये 8 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। जो तीसरा पार्ट है, अगर इसकी नेट स्पीड 4 है तो इसका मास क्या होगा। ठीक है, ये कितने मास से मूव कर रहा होगा, ये इसका मास क्या होगा, बेसिकली ये हमसे पूछा गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए तो आपको इसकी नेट स्पीड दे रखी है, तो आप बेसिकली मान लेते हैं ये जो तीसरा मास है ये इस तरफ v1 से इस तरफ v2 से क्या होगा। ठीक है, इधर गया तो उसको इधर जाना पड़ेगा मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, ये ऊपर गया तो उसको नीचे जाना पड़ेगा मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं कि m v1 जो है वो 2 into 8 के बराबर होना चाहिए, m v2 जो है वो 1 into 12 के बराबर होना चाहिए, ये हो गया 16। तो यहां से आ गया m, अगर आप स्क्वायर करके ऐड कर लें तो m v1 स्क्वायर या m स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर v2 स्क्वायर जो है वो 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। दोनों तरफ रूट ले दे तो m रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर जो है वो अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर में से, ठीक है, अगर आप कॉमन निकाल लो तो ये पहली बात तो ये जो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर है इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 4, इसकी वैल्यू 4 है। तो यहां से क्या मिल गया, यहां से क्या पता लग गया कि m टाइम्स या 4 टाइम्स m जो है वो किसके बराबर हो गया, तो रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, राइट। आप जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो गया 144। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 400, 400 का रूट 20, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 kg आ गई। तो m क्या होना चाहिए, 5 kg, मतलब डी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, नहीं नू बेटा, डी ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, राइट। ठीक है, कैसे सॉल्व किया देख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन दे रखा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ऑफ मास 5 ग्राम हैविंग लीनियर मोमेंटम 0.3 kg मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में एक ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी जिसका मास 5 ग्राम है, लीनियर मोमेंटम 0.3 kg पर सेकेंड है, और ये नीट 2022 के फेज 2 में पूछा हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या जानकारी चाहिए, बड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो मास टाइम्स वेलोसिटी होता है।
तो 0.3 हमें लीनियर मोमेंटम दे रखा है, दिस शुड बी इक्वल टू इसका मास 5/1000 ग्राम में दिया है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी, बाई वी होना चाहिए। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ वी, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 200 टाइम्स कट जाएगा, 200 इंटू 0.3 करेंगे तो ये 60 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कितनी देर में डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया स्पीड इंटू टाइम, स्पीड 60 इंटू टाइम कितना 5 सेकेंड्स, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू ठीक है 300 मीटर के बराबर आ जाएगी, 300 मीटर आ गया, मतलब बी ऑप्शन हो गया। तो देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन नीट के अंदर इस पर आए हुए हैं, और अगर आप गलतियां कम करते हैं, नहीं करते हैं, तो कितने आसानी से इन क्वेश्चंस को भी रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये एक बड़ा सिंपल लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या पूछा है, सेंटर ऑफ मास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये मेन और नीट के अंदर आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज कॉन्साइड विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी का हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कॉन्साइड करता है, पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज द पॉइंट एट विच द टोटल ग्रेविटेशनल टॉर्क ऑन द बॉडी इज 0, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, अ कपल ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस बोथ ट्रांसलेशन रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मींस स्मॉलर एफर्ट कैन बी यूज्ड टू लिफ्ट द लार्जर लोड। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, कम मेहनत करना, ज्यादा फायदा मिलना, एडवांटेज का मतलब यही है। तो कम एफर्ट पे ज्यादा आउटपुट मिलेगा, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 से बड़ा है तो कम एफर्ट पर लिफ्ट करना आसान होगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन तो सही है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन सही है, मतलब देखा जाए तो सी और डी में से ही आंसर होना चाहिए। चलिए अगर एक एक को देखें, सेंटर ऑफ मास क्या जरूरी है हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे कॉन्साइड करेगा, आंसर है नहीं। अगर बॉडी पे हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अलग अलग होगी, वेरिएबल होगी, तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास पे नहीं होगा, दैट डिफरेंट पॉइंट्स। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का स्टेटमेंट 2 पे आ गए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क जो होगा वो किस पॉइंट के अबाउट 0 होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो टॉर्क होगा वो सिर्फ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ना होकर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट 0 होगा, क्योंकि जरूरी नहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर ऑफ मास पे हो, मतलब स्टेटमेंट 2 भी गड़बड़ है, ठीक है। स्टेटमेंट 3 पे आ गए, कपल फोर्स, अगर आप जानते हो कपल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, तो इनके कारण हमेशा नेट फोर्स तो 0 ही होगा। अगर नेट फोर्स 0 ही होगा तो फिर ट्रांसलेशन मोशन कैसे प्रोड्यूस करेंगे, ये तो सिर्फ रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, इसलिए सलमान आंसर सी ना होकर के डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगा, ना कि सी ऑप्शन होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं, फिर हम कोलिजन की तरफ चलेंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन पे क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या दे रहा है क्वेश्चन, अ 20 ग्राम बुलेट, पढ़ते जाइए मेरे साथ साथ, अ 20 ग्राम बुलेट पियर्सेस थ्रू अ प्लेट ऑफ मास m1, इस प्लेट को पियर्स करके निकल रहा है, अच्छा, एंड देन कम्स टू रेस्ट इनसाइड द सेकंड प्लेट ऑफ मास m2, इसके अंदर घुस के और रेस्ट पे आ गई ये प्लेट, ठीक है, बुलेट। As shown in the figure, it is found that two plates initially at rest now move with equal velocities, कि इस पूरी सिचुएशन के बाद दोनों सेम स्पीड चल रही हैं, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज लॉस इन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन इट इज बिटवीन m1 एंड m2, नेग्लेक्ट एनी लॉस ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्लेट्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ बुलेट। ऑलराइट, क्या करना है, ये बुलेट इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकली और इसकी स्पीड मान लेते हैं u से कुछ u1 हो गई है, कितनी हो गई है कैसे निकालें, तो बड़ी सिंपल सी बात है, सीधे आप लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए इस सिस्टम का, कि जो भी इंपैक्ट हुआ इनके बीच में, बुलेट और प्लेट के बीच में हुआ, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए, तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं m टाइम्स u प्लस m1 टाइम्स m टाइम्स u, प्लेट तो इनिशियली रेस्ट पे है, becomes m times u1 plus capital M times v,
एक इक्वेशन ये बना लीजिए। दूसरी इक्वेशन, जब ये बुलेट अब इसमें एंटर कर रही है तो इसका मोमेंटम m टाइम्स u1 है। दिस शुड बी इक्वल टू m प्लस m टाइम्स v। अब ये इसके अंदर जाकर के रुक गई है, मतलब इसकी स्पीड वही हो गई जो कि किसकी है, इस प्लेट की है, राइट। तो इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए। क्या करिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। mu1 कैंसिल आउट हो गया, तो m 20/1000 इंटू यू कितना है, नहीं दे रखा है, यू ही रहने देते हैं, परसेंटेज पूछ रहा है, इज इक्वल टू, ऐड करेंगे, ये m1 है, ये m2 है, 1 kg प्लस 2.98 kg प्लस 20 ग्राम, ऐड होने पर ये बन जाएगा 3 kg इंटू वी, राइट। तो यहां आप देखिए, अगर मैं v की वैल्यू देखूं तो v जो है वो 2u/300 के बराबर आ जा रहा है। v जो है वो 2u/300 के बराबर आ जा रहा है। इसको क्या करिए, इसको, इस डेटा को लीजिए और इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। कोशिश करता हूं मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं, क्योंकि मुझे u1 को u के टर्म्स में चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, 20/1000 इंटू u1 इज इक्वल टू m2 प्लस m इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2.98 प्लस 20 ग्राम, 3 इंटू v1 इंटू v की वैल्यू कितनी है, इट इज 2u/300, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी है, हमेशा सॉल्व करने पे चेक करें कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है आपने, ठीक है। फिर से चेक कर लें, ये 2 0 से कट गए, 2 3 20 10 टाइम्स कट गया, ठीक है। कुछ जीरो ज्यादा काट दिए मैंने, फिर से देख लो। 20/1000 इंटू u1 इज इक्वल टू 3 इंटू वी कितना है, 2u/300। चलिए कैंसिल करते हैं, 100 टाइम्स कट गया, 100 से ये 2 टाइम्स कट गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहां पे देखने को मिल रहा है कि u1 जो है वो लगभग u के बराबर ही आ रहा है। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ क्यों लग रही है, mu1 जो है डेटा कुछ गड़बड़ हो गया, m2 प्लस m इंटू वी, m2 प्लस m 3 kg हो गया, v का वैल्यू फिर से देख लेते हैं अपन ने, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, कैंसिल आउट हो गया, mu m टाइम्स m 20/1000 इंटू u का वैल्यू यहाँ से आ गया, 3 + 1 यहाँ 4 आएगा भाई, यहाँ गड़बड़ कर दी है कैलकुलेशन लिखने में, देख सकते हैं आप, एक छोटी सी गलती गड़बड़ करा सकती है पूरे क्वेश्चन को, तो बहुत धैर्य से करें। तो 20/1000 इंटू यू, ये आ गया 4 टाइम्स v, ठीक है। तो v का वैल्यू u/200 आ गया। अब कुछ डेटा मीनिंगफुल लग रहा है, क्योंकि u हमेशा चेक करते वक्त आपको अपने आप ऑलरेडी आइडिया लग जाएगा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है कहीं, ठीक है, क्योंकि आंसर जो आ रहा होगा हमेशा उसकी फिजिबिलिटी चेक जरूर कीजिए। देखिए ह्यूमन एरर्स हैं, इनको आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ध्यान से कर सकते हैं, लेकिन अगर हो भी जाए तो आपको फिजिबिलिटी चेक जरूर करना है आंसर में, ठीक है। इससे इस क्वेश्चन में गलती करके ये भी सीख सकते हो आप। तो यहां से क्या सीखा, m 20/1000 इंटू u1 को u1 रन देते हैं, इज इक्वल टू
3 इंटू वी की वैल्यू यू बाय 200 है। ठीक है, अभी देखो अब मुझे थोड़ा सा मीनिंगफुल लग रहा है, चीजें फटाफट हो जानी चाहिए। यस, तो यहां से u1 की वैल्यू जो है वो सही है। अब डेटा अपने आप कैलकुलेशन सही होने लगती है ना, पता लग जाता है 3u/4 आ गया, u1 3u/4 आ गया, मतलब इस प्लेट से जब ये बाहर निकली तो इसकी स्पीड 1/4 कम हो गई। 1/4 कम हो गई मतलब जो लॉस है वो 25% हो गया, मतलब बी ऑप्शन हो गया। 25% लॉस हो गया मतलब बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन करते करते अगर कहीं बीच में गलती भी हो गई तो परेशान ना हो, एकदम कूल माइंड से सॉल्व करें। ठीक है, थोड़ा सा फंबल करने के चक्कर में, थोड़ा सा एंजाइटी के चक्कर में आप फिर पता चला पूरा पेपर बर्बाद हो गया। आपको आता है, ये कॉन्फिडेंस रखें। ठीक है, सबसे पहली चीज है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की मुझे आता है, जो मैं कर रहा हूं वो सही है। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी गई है तो उसको मुझे सही करके फटाफट आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ऑलराइट गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले चलिए कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। कोलिजन, कोलिजन जैसा कि आप जानते हैं कि दो ऑब्जेक्ट अगर आकर के टकरा रहे हैं, एक का मास m1 एक का मास m2, अगर ये किसी u1 स्पीड से जा रहा है, ये किसी u2 स्पीड से जा रहा है, जब ये टकराते हैं, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो कोलिजन के बाद अगर इसकी स्पीड v1 इसकी स्पीड v2 हो जाए, तो कोलिजन के केसेस में हम हमेशा दो इक्वेशन बनाते हैं। अगर इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़े तो एक होती है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन, कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। एक इक्वेशन हमेशा हम ये बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन जो हम बना रहे होते हैं दैट इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ ई, कोलिजन की इक्वेशन, कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और कोलिजन से पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, AC मींस आफ्टर कोलिजन, BC मींस बिफोर कोलिजन, ये रेशियो जो है ये E के बराबर होना चाहिए, जैसा कि आप जानते हो। और इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, जैसे इस पर्टिकुलर डेटा के लिए तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2/v1 हो जाएगा, वेलोसिटी अप्रोच u1 - u2 हो जाएगा। याद रखने का तरीका, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या है, कोलिजन के बाद एक के फ्रेम में दूसरा किस स्पीड से दूर जा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी अप्रोच क्या है, कोलिजन से पहले एक के फ्रेम में दूसरा किस स्पीड से पास आ रहा है। ठीक है, और रिलेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करते हैं। ठीक है, तो फिर बोल दूं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, एक के फ्रेम में दूसरा किस स्पीड से दूर जा रहा है कोलिजन के बाद। वेलोसिटी अप्रोच क्या है, कोलिजन से पहले एक के फ्रेम में दूसरा किस स्पीड से पास आ रहा है। ठीक है, तीन तरह के कोलिजन यूजुअली हम बात करते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक में ई की वैल्यू 1 होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक में ई की वैल्यू 0 होती है, और इनइलास्टिक में इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, इलास्टिक में ई की वैल्यू 1 होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक में इसकी वैल्यू 0 होती है, और अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो उसमें ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। सर क्या किसी टाइप ऑफ कोलिजन में ई की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है क्या? तो थियोरेटिकली हम बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है। ऐसे कोलिजन को सुपर इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। एनसीईआरटी में थोड़ा सा इसके बारे में बताया हुआ है। ऐसे कोलिजन में यूजुअली ज्यादातर कोलिजन में फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर या उससे कम होती है। ठीक है, इक्वालिटी होल्ड करेगी इलास्टिक के लिए। इन इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक में हम बोलते हैं कि दोनों में फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। बट एक सुपर इलास्टिक कोलिजन होते हैं उसके अंदर फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इनिशियल से भी ज्यादा हो जाती है। बेसिकली इन केसेस में क्या होता है, इंटरनल एनर्जी का कुछ पोर्शन जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, क्यू वैल्यू जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी का कुछ पोर्शन फाइनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो उस केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में उससे ज्यादा भी पॉसिबल हो जाती है। तो ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा।
ठीक है, इस पे एनसीईआरटी में एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, आ जाइएगा उसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, वैसे तो इलास्टिक कोलिजन में ये वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो इलास्टिक कोलिजन का एक स्पेशल केस होता है जिस पर सबसे ज्यादा सवाल हमसे पूछे जाते हैं। वो स्पेशल केस क्या है कि जो ऑब्जेक्ट टकरा रहे हैं इनके मास सेम हो, इलास्टिक कोलिजन हो, हेड ऑन हो एंड कोलाइड करने वाले ऑब्जेक्ट के मासेस सेम हो। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि अगर कोलिजन के पहले इनकी स्पीड u1 u2 है, अगर ये टकरा गए तो कोलिजन के बाद क्या होगा, कोलिजन के बाद क्या होगा, इनकी वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाती है, अदला बदली हो जाती है, पीछे वाले की आगे वाले को, आगे वाले की पीछे वाले को, यहां पर वेलोसिटीज का इंटरचेंज हो जाता है। कब? जब हम बोलते हैं कि दोनों मासेस सेम हो, कोलिजन हेड ऑन हो, हेड ऑन समझते हैं ऐसे टकरा रहे हैं, ठीक है, हेड ऑन ही ज्यादा हमारे सिलेबस में है, एंड अगर कोलिजन इलास्टिक हो, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, इसका एक बड़ा फेमस सा एग्जांपल है जिसको न्यूटन्स क्रैडल कहते हैं। आई होप आपने देखा हो न्यूटन्स क्रैडल। ठीक है, जिन्होंने न्यूटन्स क्रैडल नहीं देखा है, ऐसा कुछ डिवाइस होता है न्यूटन्स क्रैडल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर किसी एक बॉल को एक तरफ ले जाकर के छोड़ते हैं, तो अगर एक बॉल उठाकर छोड़ रहे हैं तो इधर से एक बॉल उठते हुए जाती है, अगर दो बॉल उठा करके ले जा रहे हैं तो उधर से दो बॉल उठते हुए जाती है, तीन ले जा रहे हैं तो तीन ले जा रहे हैं, ताकि क्यों? क्योंकि मासेस सेम है, कोलिजन हेड ऑन है, इलास्टिक है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जा रही है। ठीक है, और मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व है, तो इसलिए यहां पर ये देखने को मिलता है। अगर इसको हम एक सिमुलेशन की फॉर्म में देखें तो सिमुलेशन की फॉर्म में भी देख सकते हैं। आइए एक सिमुलेशन की फॉर्म में देखते हैं इसको। जब सिमुलेशन से देखते हैं तो फिर वो थोड़ा सा विजुलाइज बेटर होता है। मैं कोशिश कर रहा हूं इसलिए आपको सिमुलेशन दिखाने की इसका। कहीं से भी आप खुद भी जाकर के देख सकते हैं न्यूटन्स क्रैडल का सिमुलेशन। ये चारों बॉल यहाँ पे ली हुई सेम मास की, अगर आप एक बॉल ले जाकर के छोड़ रहे हैं तो देख सकते हैं उधर से एक बॉल उठते हुए जा रही है। यहीं पे अगर आप दो बॉल ले जाएं और छोड़ें, यहां पर अगर आप इंस्टेड ऑफ वन अगर दो बॉल ले जाकर के छोड़ें तो आप देख सकते हैं उधर से दो बॉल उठते हुए जा रही है। कारण यहां पर मोमेंटम भी कंजर्व रखना है और एनर्जी भी कंजर्व रखनी है साइमल्टेनियसली। तो दो जा रहे हैं तो दो वापस आ रही है, राइट। वहीं अगर आप सिर्फ एक ले जाते तो एक उठते हुए जाएगी। अगर आप तीन ले जा रहे हैं, अगर आप यहां से तीन बॉल्स को ले जाएं और छोड़ें, तीन बॉल्स को ले जाकर के छोड़ेंगे तो उधर से तीन बॉल्स उठेंगे, देख सकते हैं आप। ये बेसिकली इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर मासेस सेम हो, कोलिजन इलास्टिक हो, हेड ऑन हो, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी डैम्पिंग हो रही है, इस वजह से थोड़ा गड़बड़ है, देख सकते हैं। राइट, चलिए बैक टू दी कॉन्सेप्ट। तो दिस इज न्यूटन्स क्रैडल। ध्यान रखिएगा, इस पे भी नीट में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
अगर दोनों मास से सेम हो, कोलिजन इलास्टिक हो, हेड ऑन हो, तो कोलिजन के बाद क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। ठीक है, और इसी का भी एक सुपर सुपर डुपर स्पेशल केस क्या है जो कि यहां पे यूज हो रहा है, कि अगर एक ही मास मूव कर रहा हो और दूसरा रेस्ट पे हो, उस केस में क्या होगा, वेलोसिटी इंटरचेंज होनी है। मतलब जो मूव कर रहा है वो रुक जाता है और जो रुका हुआ है वो चल पड़ता है। जो चल रहा है वो रुक जाता है और जो रुका हुआ है वो चल पड़ता है, प्रोवाइडेड कोलिजन इलास्टिक हो, हेड ऑन हो एंड दोनों के मासेस सेम हो, तो फिर आपको ये चीज देखने को मिलती है। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए बिल्कुल सिंपल फॉर्म में नहीं मैं पूछूंगा क्वेश्चन कि सीधा जो बोला उसी का डेटा पूछ लिया, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन पूछेंगे। क्या दे रखा है, a moving particle of mass m makes an elastic collision with another particle of mass 2m which is initially at rest. The percentage loss in energy of colliding particle on collision is, कि एक m मास का पार्टिकल मान लेते किसी u स्पीड से मूव कर रहा है, इट कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल। ध्यान दीजिए इसका मास डबल है, सेम नहीं है, 2m है जो कि रेस्ट पे है, और कोलिजन जो हो रहा है वो दोनों के बीच इलास्टिक हो रहा है। तो कोलिजन के बाद अगर इसकी स्पीड कुछ v1, इसकी स्पीड कुछ v2 हो जाती है, तो ये जो मास है जिसने टक्कर मारी है, इसके मास में, इसके एनर्जी में कितना लॉस होने वाला है, ये हमसे पूछा गया। व्हाट इज द लॉस इन द एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, कितना एनर्जी का लॉस है। ठीक है, पहले 1 मिनट आपको दूंगा, आप करके देखिए, फिर मैं बताता हूं। आ जाइए, क्या है इक्वेशन, देखिए कैसे कैसे बनेगी। लोग कहते हैं कि सर ट्रिक से जल्दी होता है, नहीं भैया, कंसेप्ट से भी जल्दी होता है, प्रोवाइडेड आपको इस्तेमाल ठीक से करना है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखिए सिंपल सिंपल थॉट, क्या करना है सर, एक इक्वेशन आपने फटाफट बताया, मोमेंटम कंजर्व करेंगे, एम यू इज इक्वल टू एम इंटू वी वन प्लस 2m इंटू वी टू। सर एक इक्वेशन ये बना लेंगे, एम 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 कैंसिल कर लेंगे सर, तो ये इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन सर ई की बना देंगे, ई जो कि 1 है, इस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो वो तो v2 माइनस वी हो गया सर, अपॉन वेलोसिटी अप्रोच u हो गया, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। तो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट यहाँ पे इस डेटा को अगर दोबारा लिख लें, अगर दोबारा लिख लें तो यहाँ से क्या आ गया, v1 प्लस वी जो है वो u के बराबर है, दूसरा v2 माइनस वी जो है वो u के बराबर है। और कीजिए v1 प्लस टू वी टू, v1 प्लस टू वी जो है वो v1 प्लस टू वी जो है वो u के बराबर है, और v2 माइनस वी जो है वो u के बराबर है। दोनों को मुझे ऐसा लग रहा है ऐड कर देना चाहिए। जैसे ऐड करूंगा क्या होगा, माइनस का v1 प्लस का v1 कैंसिल, 3v2 कम्स आउट टू बी 2u, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो v2 की वैल्यू आ गई 2u/3। ठीक है, v2 2u/3 आ चुका है। परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल, v1 की वैल्यू निकाल लें, तो v1 की वैल्यू क्या होगी, तो v1 होगा, अगर यहां से आप देखोगे तो v1 जो होगा वो u माइनस वी होगा। इस पर्टिकुलर इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो v1 का मैग्नीट्यूड, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वैसे तो v1 जो होगा वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के हिसाब से v2 माइनस यू होगा, सॉल्व करोगे तो वो माइनस u/3 आ गया। माइनस का मतलब ये पार्टिकल आगे नहीं पीछे जा रहा है, और कितनी स्पीड से जा रहा है, u/3 स्पीड से पीछे जा रहा है, राइट। अगर ये u/3 स्पीड से पीछे जा रहा है तो इसकी एनर्जी थी ½ m u² इनिशियली, एनर्जी थी ½ m u² इनिशियली। इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी ½m u/3 का स्क्वायर। मतलब आप देख सकते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/9 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई है।
राइट, परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल। अब परसेंटेज लॉस निकालना है तो परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज लॉस क्या होगा? डेल्टा बाय के इंटू 100, राइट, ये होगा परसेंटेज लॉस। तो अगर आप यहां से सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/9 इंटू 100। ठीक है, ये हो गया लगभग 800/9। 800/9 अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये 800/9 आ गया। 800/9 अप्रोक्सीमेटली 90% हो गया। अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे कोलाइडिंग पार्टिकल की एनर्जी में कितना लॉस हो गया। ठीक है, फिर से चेक कर लो डेटा, हमेशा क्रॉस चेक करें जो भी डेटा आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो v1 प्लस 2v2 यहां से इक्वेशन बनी u के बराबर है। v2 माइनस v1 जो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी अप्रोच 1 के बराबर है। सॉल्व किया, दोनों ऐड हो गए, 3v2 2u/3 आ गया। पुट किया तो v1 की वैल्यू माइनस u/3, मतलब u/3 होगी मैग्नीट्यूड में। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m ऑफ u/3 का स्क्वायर, मतलब ये 1/9 ऑफ हाफ mv स्क्वायर हो गई है। मतलब इसको अगर आप देखोगे चेंज तो देखोगे तो ये कर रहे होंगे आप, लॉस निकाल रहा हूं तो k माइनस k/9 अपॉन k, तो ये 1/9 ऑफ आ गया और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800/9 आ गया। बिल्कुल सही, 800/9 लगभग 800/9 लगभग कितना हो गया? लगभग 90% के आसपास हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो है वो सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A mass m is with initial velocity u collides elastically with a mass 3m at rest. It moves with velocity v j cap after collision, then v is equal to, क्या दे रखा है? देखो, एक मास m u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक दूसरे मास से टकरा रहा है जो कि 3m के बराबर है। ठीक है, collides with elastically with mass 3m at rest, it moves with velocity v j cap। अगर ये कोलिजन के बाद m मास जो है ये v स्पीड से मूव कर रहा है तो v की वैल्यू क्या होगी? सेम वापस से वही दो इक्वेशन लिखनी है। मान लेते हैं ये जो 3m मास है ये कुछ v1 से मूव कर रहा है, तो एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है, एक इक्वेशन दोगी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरी इक्वेशन जो है वो होगी ई की इक्वेशन, ई इज 1, दिस शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहां से क्या इक्वेशन बन गया? 3v1 प्लस v इज इक्वल टू यू। दूसरा इक्वेशन क्या बन गया? v1 माइनस v इज इक्वल टू यू। ऐड कर दीजिए, v1 4v1 इज इक्वल टू 2u, तो v1 का वैल्यू आ गया u/2 के बराबर। ठीक है, v1 का वैल्यू आप देखिए, मैं इसलिए इस पे आया क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, अभी कोई खास अलग बात नहीं दिख रही। v1 u/2 के बराबर है। अब मुझे तो v चाहिए, v का वैल्यू क्या होगा? तो v यहां से निकाल लीजिए, v जो है वो v1 माइनस u के बराबर होगा। सॉल्व करोगे तो ये माइनस u/2 आ गया, मतलब मैग्नीट्यूड में किसके बराबर है? u/2 के बराबर है, u/2 के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, तो आंसर जो है वो u/2 के बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। ये सॉल्व करते वक्त मैंने माना है कि ये हेड ऑन कोलिजन है, इस डेटा को यूज करते हुए अपन ने इसको सॉल्व किया है। ऑलराइट गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट 2016 में पूछा हुआ सवाल, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं क्या दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर
two identical balls A and B having velocities 0.5 and -0.3 collide elastically in one dimension. Velocity of B and A after the collision respectively. देखिए क्या दे रखा है, टू आइडेंटिकल मतलब सेम मास, ठीक है। अब अगर आप का दिमाग वहां काम नहीं कर रहा ना, आप सॉल्व करना चालू कर दोगे फटाफट फटाफट, बट देखो क्या सॉल्व करने की जरूरत भी है। टू आइडेंटिकल बॉल्स मतलब सेम मास, ठीक है। कोलाइड इलास्टिकली इन वन डायमेंशन मतलब हेड ऑन भी है और इलास्टिक भी है। तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, तो सर वेलोसिटी तो इंटरचेंज हो जानी चाहिए, मतलब ए की मिल जानी चाहिए बी को और बी की मिल जानी चाहिए ए को। तो ए की कितनी थी 0.5, तो वो होगी बी की, मतलब 0.5 वाला आंसर होगा। और ए की बी की कितनी थी -0.3, तो वो मिल जानी चाहिए ए को, मतलब करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो सी ऑप्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो सी ऑप्शन हो जाना चाहिए अगर बी और ए और बी की पूछते। अब गौर करो, यहां पे वेलोसिटी पूछी है किसकी, बी एंड ए, ऑर्डर ध्यान रखें, बी एंड ए रेस्पेक्टिवली। जल्दीबाजी में क्या होगा, सी ऑप्शन लगाया और आगे बढ़ गए, और बाद में बाहर आके पता चला -1 मिला है आपको इनाम में। क्यों, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। उसने क्या पूछा है, उसने ए और बी नहीं पूछा है, उसने बी और ए पूछा है। तो जवाब देते वक्त देखूंगा पहले बी की लिखनी है, तो बी की क्या होगी, तो बी की होगी जो ए की थी मतलब 0.5, ए की क्या होगी जो बी की थी जो कि -0.3, तो 0.5 एंड -0.3 मतलब बी ऑप्शन लूंगा आंसर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a bullet of mass m hits a block of mass capital M elastically, the transfer of energy is maximum when। तो जब ये हिट करेगा तो एनर्जी ट्रांसफर मैक्सिमम कब होगा, जब कैपिटल एम किसके बराबर होगा। तो हमें पता है कि मैक्सिमम एनर्जी कब ट्रांसफर होती है, जब इलास्टिक कोलिजन हो, सारी की सारी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा। अगर कोलिजन इलास्टिक हो, हेड ऑन हो, ठीक है, तो क्या होगा, अपनी सारी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर देता है। तो इस केस में मतलब मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर कब होगी, जब कोलिजन क्या हो, इलास्टिक हो एंड एम की वैल्यू कैपिटल एम के बराबर हो। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया, नीट 2023 में पूछा हुआ सवाल है भैया मणिपुर में, ठीक है। देखते ही टिक कर रहे हैं। इन इलास्टिक कोलिजन बात तो कर ही चुके हैं, चलिए क्वेश्चन भी कर लेते हैं। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास m आर रेस्पेक्टिवली हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u i कैप एंड u, अब यहां पर मुझे लगता है बीच में प्लस होना चाहिए, u i कैप प्लस j कैप अपॉन 2, दे कोलाइड कंप्लीटली इनइलास्टिकली, द एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस हुई। तो देखिए क्या दे रखा है, एक दो पार्टिकल है जिनका मास m है, having initial velocity ui cap and ui cap plus j cap, they collide in completely inelastically, मतलब एक मास m इधर मूव कर रहा है ui cap से, दूसरा m मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी एक इस तरफ है एक इस तरफ है, u/2 इस तरफ है, u/2 इस तरफ है, ठीक है। दोनों का परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। तो कोलिजन के बाद क्या होगा, ठीक है, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस हुई। तो जब भी कोलिजन में एनर्जी लॉस निकालते हैं तो डेल्टा के जो होता है वो हाफ म्यू यू रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर होता है। हाफ म्यू की वैल्यू तो m इंटू m अपॉन 2m बन जाएगी। यू रिलेटिव इस डायरेक्शन में अप्रोच कराइए इसको, तो u/2 बन गया, ठीक है, इंटू 1 बन गया क्योंकि e की वैल्यू तो 0 है। सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हाफ m/2 इंटू यू स्क्वायर बाई 4 हो गई। सॉल्व करोगे तो ये 1/8 mu स्क्वायर के बराबर आ गया, राइट। तो इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हुआ, इस कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ वो mu स्क्वायर बाय 8 के बराबर हुआ, ठीक है। तो कोलिजन के अंदर एनर्जी लॉस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। सर ये तो कभी देखा ही नहीं, याद रख लो, ये ट्रिक है। म्यू रिड्यूस मास, यू रिलेटिव इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ कोलिजन इंटू 1 - ई स्क्वायर। ई का वैल्यू क्या है, ई इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन।
इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आप कितनी एनर्जी किसी कोलिजन में हो रही है कैलकुलेट कर सकते हो। आप सॉल्व करने जाते कितनी देर लगती है, देखो मैंने कितनी फास्ट सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो सही फॉर्मूले आने से भी बड़ा फायदा मिलता है, देखिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और नीट का क्वेश्चन लेकर के देखने की कोशिश करते हैं। काफी सारे क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, ये सब आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ये देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? ठीक है, बॉडी ऑफ मास 4m मूविंग स्पीड u collides with another body of mass 2m at rest. The collision is head on and elastic in nature. After the collision, the fraction of energy lost by the colliding body is, तो जो कोलाइड कर रहा है उसने कितनी एनर्जी लूज करी, अभी थोड़ी देर पहले किया था, देखो वैसे क्वेश्चन फिर आ रहा है। चलिए फिर से सॉल्व कर लेते हैं। कितनी कोलाइडिंग बॉडी ने एनर्जी लूज करी है। अब कोलिजन में कितनी एनर्जी लूज हुई है, तो कुछ नहीं हुई क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है। कोलाइडिंग बॉडी ने कितनी करी है, तो ये लीजिए, तो ये मास 4m। अब इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मास 2m, ये जब टकराया कोलिजन इलास्टिक हो गया। कोलिजन के बाद मान लेते हैं 4m v1 स्पीड से जा रहा था एंड 2m v2 स्पीड से जा रहा था। तो एक इक्वेशन तो ये लिख लेंगे दोस्तों, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये बन गया 2u इज इक्वल टू v1 प्लस v2, यहां भी 2 बचेगा, तो 2u इज इक्वल टू 2v1 प्लस v2। दूसरी ई की इक्वेशन, u इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ई को 1 ले लिया ना, तो मैं वेलोसिटी सेपरेशन को वेलोसिटी अप्रोच से इक्वेट कर दे रहा हूं। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड मार लेते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, मुझे तो v2 थोड़ा चाहिए, v1 चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां बच गया u, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां बच गया 3v1, तो v1 की वैल्यू आ गई u/3। अब ये बोल रहा है कि कोलिजन में एनर्जी लॉस्ट कितना हुआ, किस फ्रैक्शन से एनर्जी लॉस्ट हो गया। तो बेसिकली ये हमसे पूछ रहा है डेल्टा k/k क्या होगा। तो ये लीजिए डेल्टा k/k, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m u², हाफ m 4m u²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी हाफ 4m इंटू u/3 का स्क्वायर। मतलब अगर मैं इसको k कह दूं तो ये k/9 हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन गया, अगर लॉस निकाल रहे तो k माइनस k/9 डिवाइडेड बाय k, ये हो गया 8/9। 8/9 मतलब ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, ये लो भाई, एक और क्वेश्चन देख लो। तो आप देख सकते हैं कितने हम क्वेश्चन को रिजॉल्व कर पा रहे हैं अगर आप फंडामेंटली स्ट्रांग हो, प्लस क्वेश्चन करते वक्त घबराते नहीं हो। और न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम कॉन्फिडेंटली करना होता है क्वेश्चन। अगर आप बिना डर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे गाइस, तो आपको कभी अटकोगे नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो। ठीक है, क्या किधर रखा है क्वेश्चन में, अ मूविंग ब्लॉक having mass m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after collision. Important बात, when the initial velocity of the lighter block is v, इस collision का coefficient of restitution क्या होगा। अब E पूछ लिया है, मुझे नहीं पता हेड ऑन है, सॉरी इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, हेड ऑन मानते हुए उससे ये पूछ लिया है कि बताओ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा। कैसे निकालें, चलिए मान लेते हैं एम मास था, मूव करा था यू से। ठीक है, मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड्स विद अनदर ब्लॉक ऑफ मास 4m। इनिशियल वेलोसिटी उसने v बोली है, ये 4m कोलाइड हुए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E। अभी क्या बोला है, द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट
मान लेते हैं बड़ा ब्लॉक मूव कर रहा है v डैश से, तो मैं एक इक्वेशन तो ये लिख लूंगा मोमेंटम कंजर्वेशन करते हुए, v डैश की वैल्यू v/4 हो गई। दूसरी इक्वेशन में लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की, इट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो भाई कितना आसानी से सॉल्व हो गया, v डैश v/4 है, v/4 अपॉन v 1/4, e की वैल्यू 1/4 यानी कि 0.25, 0.25 मतलब बी आंसर है। ठीक है, यानी कि बी आंसर है। लास्ट क्वेश्चंस की तरफ पहुंच रहे हैं, 2 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, ये तो ग्रेविटेशन बेस्ड है, इसको रहने देते हैं और दूसरा देखते हैं। ये देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, एपीएमटी 2000 प्रीलिम्स जब थोड़े बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आते थे तो उनमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, टू स्फीयर्स A and B of mass m1 and m2 respectively collide. A is at rest initially and B is moving with velocity v along x-axis. A रेस्ट पे है, B x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है V से, ये A रेस्ट पे है, दोनों के मास से सेम है, या चलिए m2 और m1 है। A is at rest initially and B is moving with velocity v along the x-axis. After collision, if after collision B जो है, कोलिजन के बाद B जो है वो v/2 डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ओरिजिनल डायरेक्शन। मास A आफ्टर कोलिजन, मास A आफ्टर कोलिजन कितनी स्पीड से किधर जाएगा। तो बार बार कोलिजन 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 वर्ड यूज रहा दोस्तों, बट ये क्वेश्चन कोलिजन का है ही, क्वेश्चन सिंपल लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का है। यहाँ पे आपको E की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आप कोलिजन का कॉन्सेप्ट ना लगा करके ये कंसेप्ट लगाइए, ये जो टकरा तो रहे हैं लेकिन इस टकराने के अंदर कोई लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। ये सोचते हुए सॉल्व कीजिए। अब देखिए बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये जा रहा है इस तरफ m2 v मोमेंटम से, इसकी वेलोसिटी 0 होगी, मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर इसको x एक्सिस कह रहे हैं तो x एक्सिस के अलॉन्ग मान लेते हैं इसके पास वेलोसिटी कुछ v1 आ चुकी है, तो v1 की वैल्यू मोमेंटम कंजर्वेशन करते हुए m2v इज इक्वल टू m1 v1 कर देंगे, तो v1 जो है वो m2v अपॉन m1 के बराबर हो गया। दूसरा, अगर मैं इस डायरेक्शन में देखूं तो इस डायरेक्शन में इसके पास मोमेंटम v2 वेलोसिटी के कारण होगा, तो इसके पास अपोजिट डायरेक्शन में कुछ v2 स्पीड होनी पड़ेगी, कारण इस डायरेक्शन में इनिशियली मोमेंटम नहीं था तो फाइनली भी नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है, तो इसीलिए इसके पास इस तरफ स्पीड v2 है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या बोल सकता हूं कि इस डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो m2 टाइम्स v/2 माइनस m1 टाइम्स v2 ये 0 के बराबर कर लिया। तो यहां से v2 की वैल्यू अगर आप गौर करें तो m2/m1 इंटू v/2 के बराबर होनी चाहिए। यहां से v2 की वैल्यू m2/m1 इंटू v/2 के बराबर होनी चाहिए। अब वो पूछ रहा है कि पार्टिकल फाइनली किधर जा रहा है, तो सिंपल सी बात है भैया, फाइनली तो जिधर नेट वेलोसिटी होगी उधर जाएगा। अब ये डायरेक्शन जो है अगर इसको एक्स एक्सिस कह दे तो हम बोलते हैं इसे थीटा एंगल पे जा रहा है, क्या होगा tan थीटा, तो tan थीटा जो होगा वो v2/v1 होगा। v2/v1 करोगे तो v2/v1 जो है वो तो हाफ के बराबर आ गया, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी tan इनवर्स हाफ। tan इनवर्स हाफ वाला ऑप्शन देखिए, tan इनवर्स हाफ वाला ऑप्शन देखिए। ठीक है, अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, tan इनवर्स हाफ इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो कौन सा चुनूं। तो गौर करो यहां पर जो एंगल है, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना होकर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
तो इसीलिए इस एंगल को अगर अब मैं विद साइन ले रहा हूं तो फिर मैं टू दी एक्स एक्सिस लूंगा तो टेन वर्स माइनस हाफ लूंगा, मतलब ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर डी हो गया। वैसे तो सी में भी कोई बुराई नहीं थी कि एक्स एक्सिस से ऊपर ले या नीचे ले, लेकिन क्योंकि इसने स्पेसिफिकली दोनों ऑप्शन दे रहे हैं तो मोर करेक्ट डी ऑप्शन है, इसीलिए हम सी ना लेकर के डी ऑप्शन ले रहे होंगे दोस्तों। आर वी क्लियर ऑन दिस? आई होप ये बात समझ में है आपको। तो यहां पर हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और कोलिजन पे बेस्ड लगभग सारे सवाल जो बन सकते हैं, पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, उससे मिलते जुलते क्वेश्चन देख लिए। और इसी के साथ हम आज के सेशन को अगेन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, विराम देते हैं। इस पीपीटी में अगेन जैसे मैंने आपको हर बार बोलता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए और छोड़े हुए हैं। क्लास सेशन के बाद आपको ये पीपीटी टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगी, वहां जाइएगा, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा। कुछ भी अगर आपको डाउट्स हैं तो आप हमारे चैनल पे पूछ सकते हैं, हमसे ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोगों को बोला, आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम, एक मेंटरशिप प्रोग्राम बेस्ड हम एक कोर्स लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है ही चाणक्य नीति, कि एक नॉर्मल आदमी को कैसे चाणक्य ने अपनी नीति से, अपनी नॉलेज से, अपनी स्ट्रैटेजी से राजा बना दिया। वैसे ही हम भी अपनी स्ट्रैटेजी से, अपने एक्सपर्टीज से आपको एक अलग लेवल पे ले जाएंगे, जिससे कि आप नीट को ट्रैक कर पाएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। 29 29 29 जैसा कि मैंने आपको बताया, 29 डेज में लगभग 29 चैप्टर्स पर सब्जेक्ट होंगे यूनिट्स में, जैसे कि बात कर रहा हूँ। और इट इज़ ओनली एट अ थ्रो अवे प्राइस ऑफ 29 रुपीज़, मतलब 1 रुपी पर डे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पे चैनल पे जा करके ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, अगर आप चाहते हैं तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। इसी बात के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू गाइस, बाय बाय, फिर मिलेंगे।